नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर निशिकांत कोलगे हैं और धनंजय तो इस कार्यक्रम को संचालित करते ही हैं, तो वो भी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। निशिकांत सर नमस्कार, धनंजय आपको भी नमस्कार। अ नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर निशिकांत कोलगे का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हम लोग के लिए ये एक वरिष्ठ साथी के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है, जिनसे हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। पर दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर निशिकांत कोलगे सीएसडीएस में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उससे पहले वो 8 वर्षों तक अध्यापन का कार्य कर चुके हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में। और इसके अलावा उन्होंने आईआईटी से अपनी पीएचडी भी पूरी की है, आईआईटी चेन्नई से। शायद उसको चेन्नई ही बोलते हैं या आईआईटी मद्रास, जो भी उसका नाम हो, पर वो चेन्नई में स्थित है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गांधी अगेंस्ट कास्ट, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई। यह किताब हिंदी में भी प्रकाशित हो चुकी है। इसका अनुवाद डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने किया है। बहुत ही सुंदर अनुवाद है और जो किताब की गुणवत्ता है उसे उस आधार पर तो यह जरूर कहा जा सकता है कि इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर निशिकांत कोलगे द्विभाषी विद्वान हैं, इतिहासकार हैं। दोनों भाषाओं में, कम से कम 2 भाषाओं में इनकी जबरदस्त पकड़ है। और भी भाषाओं में अगर पकड़ होगी तो उसके बारे में हम आगे इनसे पूछेंगे। और कई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में इनके आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। और मुख्य रूप से ये इंग्लिश में लिखते हैं, पर हिंदी में भी लिखते हैं। प्रतिमान, तद्भव जैसे जर्नल्स में इनके आलेख भी प्रकाशित हुए हैं। एक किताब मैंने संपादित की थी, दलित ज्ञान मीमांसा, जिसमें कि इनका एक आलेख सम्मिलित है जो पहले प्रतिमान में भी प्रकाशित हुआ था। तो आज की बातचीत के लिए निशिकांत सर आपका बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आपने गुफ्तगू कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। चूंकि मैंने एक इंट्रोड्यूस किया कार्यक्रम को, तो इस लिहाज से मैं एक सवाल की शुरुआत करूंगा, उसके बाद धनंजय बहुत सारे और सवालों को लेकर आएंगे। आज की जो हमारी बातचीत है वो आपकी किताब गांधी अगेंस्ट कास्ट के आसपास है। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक विषय है, उस विषय को जब आपने चुना, तो क्या आपके दिमाग में, और जब खास तौर पे जब आप किताब पे काम कर रहे थे उस समय, क्या गांधी को लेकर जो एक तरीके से विमर्श, प्रभुत्वशाली विमर्श हिंदुस्तान में बना हुआ है, और जो कुछ हद तक हो सकता है वो सही भी हो, कि वो जाति के प्रश्न पर उतने साफ नहीं थे जितने अंबेडकर थे, और उनमें कई सारी सीमाएं हैं। और शायद समय आ गया है कि जाति के प्रश्न पर हम गांधी के विचारों को छोड़ दें, बाकी सब में वो अनुकरणीय हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इस तरह की जो एक प्रभुत्वशाली सोच है, उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने आपको प्रेरित किया कि आप इस प्रश्न को गंभीरता से देखें? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद कमल, दोनों बातों के लिए, आमंत्रित करने के लिए भी और ये प्रश्न पूछने के लिए। जनरली मतलब सामान्यतः में ये प्रश्न अब थोड़ा अवॉइड करने लगा हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ा बायोग्राफिकल हो जाता है और मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब आपने प्रश्न पूछा है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। तो मैं खुद एक दलित परिवार से, महार कास्ट से आता हूँ। मेरे घर में बुद्ध की मतलब, घर से मेरा मतलब है इटारसी में, मैं यहाँ की नहीं, बुद्ध की एक फोटो है और अंबेडकर की एक फोटो है। और मेरे पिताजी ओकेशन पर उनको जो है प्रणाम पूजा करते हैं। लेकिन मैं जब जहाँ बड़ा हुआ, वो समय उस जगह इटारसी में इतना रेडिकलाइज पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ था। तो हमने अंबेडकर को एक भगवान तुल्य समझा, लेकिन ना पढ़ा ना समझा, और उसके विरुद्ध गांधी को हेट करना भी नहीं सीखा। मेरे साथ अच्छी या बुरी बात ये रही कि मैं मेरे इटारसी के ही मतलब जो वहाँ का शासकीय विद्यालय था, जिसमें पीजी, यूजी और पीजी दोनों थी। मैंने बीए एमए वहाँ करा, लेकिन मैं कभी कॉलेज गया नहीं। ये रेगुलर कॉलेज था, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने कुंजी पढ़कर मैं पास हुआ हूँ। तो मैं असल में जब मैंने पढ़ना चालू करा गांधी को, तो मैं बिना किसी बैगेज के पढ़ रहा था। मुझे दलित क्रिटिक के बारे में जानकारी नहीं थी जब मैं गांधी को ओरिजिनल पढ़ रहा था, गांधी की राइटिंग्स को मैं पढ़ रहा था।
और मुझे मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के बारे में नहीं मालूम था गांधी के, फेमिनिस्ट क्रिटिक के बारे में नहीं मालूम था। और मैं एक रॉ पहली बार जो है गांधी को सीधे उनकी राइटिंगों को पढ़ रहा था, और उसमें मुझे, और मेरा पीएचडी का, मेरी पीएचडी का थीसिस है ये बुक, लेकिन ये भी बदलते रहा। पहले मैं गांधी ट्रेडिशन कर रहे थे, किसी में गाइड भी मेरे बदले, वो लंबी स्टोरी है। तो मैं संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये अच्छा रहा कि मैं बिना किसी बैगेज के मैंने गांधी को पढ़ा, और गांधी की राइटिंग्स को जब मैं एक लगातार क्रम अनुसार पढ़ रहा था, और उसमें जो मुझे कनेक्शन दिखे, उसने मुझे प्रेरित करा कि ये एक संभावना है कि गांधी को इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो मेरी पहला जो गांधी के साथ जो संवाद हुआ, रीडिंग हुई, वो पहला मैंने गांधी पढ़ा। बाद में मैंने दलित क्रिटिक, मार्क्सिस्ट क्रिटिक, फेमिनिस्ट क्रिटिक और अन्य चीजों को पढ़ा। तो मुझे लगता है कि मुझे जो गांधी और कास पर, और खासकर इस वेंटेज पॉइंट से लिखने के लिए प्रेरणा गांधी की राइटिंग में जो कनेक्शन मुझे देखने को मिला, उससे मिला। मेरे ख्याल से ये संक्षिप्त में ये एक मेरा आंसर होगा। मेरे ख्याल से मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे पाया पूरा। जी। धनंजय, आप अगर अगला सवाल करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद निशिकांत जी और कमल जी। और ये दोनों पुस्तकें हम लोग के पास हैं, गा, गांधी अगेंस्ट कास्ट, और इसमें इसका हिंदी में जो अनुवाद। धनंजय, पर पूरे एक बार दिखाएं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे वो कवर पे आ जाए। तो निशिकांत जी को और खुद को मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ। ये अंग्रेजी वर्जन है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये पुस्तक 2017 में आई थी। और इसका जो ये है इसका हिंदी वर्जन, जाति के विरुद्ध गांधी का संघर्ष, इसको रामाशंकर जी ने ट्रांसलेट किया, इसका अनुवाद किया है। और ये अनुवाद 2019 में आ गया था। तो 2017 में इसका अंग्रेजी वर्जन था, 2019 में इसका हिंदी वर्जन आ गया था। मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपलब्धि भी मानी जानी चाहिए, और ये किताब की पॉपुलैरिटी को भी दिखाता है कि जिसमें हिंदी में इसको पढ़ने की बहुत इच्छा एक हिंदी पब्लिक स्फेयर में रही होगी। मेरा जो पहला प्रश्न यह है कि आप गांधी में क्या स्ट्रेटजी देखते हैं जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ रहा है? मैं इस प्रश्न पर आने से पहले मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2-3 बातें मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि और दूसरे प्लेटफॉर्मों पे जब मेरी किताबों पर चर्चा होती है, ये बात स्पष्ट रूप से लोग को इतनी स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो इससे मैं एक अवसर लेता हूँ। तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पोजीशन जो है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की तरह नहीं है, कि गांधी जो है के सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि देश को आजाद कराना है, इसीलिए जो है जाति का प्रश्न या अन्य प्रश्न जो है पिछड़ गए। ये मेरी पोजीशन नहीं है, मेरी समझ नहीं। मेरी समझ ये है कि गांधी सिर्फ राजनीति में उतना ही इन्वॉल्व होते थे जितना कि उन्हें अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को लेकर और जो सोशल इश्यूज को लेकर वो आगे बढ़ा पाए। तो मैं ये नहीं मानता कि गांधी ने नेशनलिस्ट और मतलब जो है पॉलिटिकल स्वराज की लड़ाई के लिए जो है इन विषयों को, बल्कि मैं ये मानता हूँ उनके स्वराज का सपना इसी के आधार पर बना हुआ था। उनके लिए रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी कास्ट महत्वपूर्ण था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी महत्वपूर्ण थी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ये महत्वपूर्ण था, चरखा महत्वपूर्ण था। तो ये जो है महत्वपूर्ण, मैं इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो पोजीशन है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस या गांधीयन से अलग है, और मैं ये मानता हूँ कि गांधी के लिए जाति का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि राजनीति, मैं कहूंगा बल्कि ज्यादा था। उन्हें ये मालूम था कि राजनीति स्वतंत्रता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, और ये उनके लिए ज्यादा ज्वलंत
मुद्दे थे और उनका फोकस जो है इस पे था। पहली चीज ये मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरी दो और छोटी-छोटी बहुत तेजी से मैं बता दूसरी ये बात है कि अ, गांधी जाति के खिलाफ क्यों थे? अगर ये प्रश्न है, तो इसी तरह कि गांधी गांधी जिस तरह राज्य के स्टेट के विरुद्ध में थे, खिलाफ थे और उसे एक संदेह की दृष्टि से देखते थे क्योंकि स्टेट जो है इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे एक जो भीखू पारेख ने यूज करा वर्ड कि गधे की तरह यूज करता है, वो उसको मार मार के कोई बात अपनी मनवाना चाहता है। उसी तरह गांधी में मानते थे जाति के साथ भी वही समस्या है, उसमें जो है इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है, उसके व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता है, उस पर उसका जो है उस पर संदेह प्रकट करता है और उसका सम्मान नहीं करता है। इसीलिए गांधी जो है जाति के विरुद्ध थे। तीसरी चीज कि वो किस मेरी जैसे किताब का टाइटल है गांधी अगेंस्ट कास्ट, तो वो किसके अगेंस्ट है? तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि मेरी समझ जो है उन्हें पढ़कर बनी है, वो ये है कि वो हेरिडिटी और हायरार्किकल डिवीजन ऑफ लेबर के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वंशानुगत तरीके से लोग किसी एक ही तरह का कार्य जो है करते रहे, वो ये नहीं चाहते थे। और वो इसको मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जाति नहीं बल्कि वर्ण का भी विनाश करना चाहते थे। वो पूर्णतः जो है वर्ण व्यवस्था को भी खत्म कर देना चाहते थे। और वो किसी भी तरह का ऐसा मैं ये नहीं मानता कि वो सोच रहे थे कि वर्ण व्यवस्था जो हायरार्किकल है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, उसको वर्टिकल बना दे कि सब सब जो है सब सारे प्रकार के व्यवसायों का कार्यों का समाज में सम्मान होना चाहिए। हाँ, वो ये चाहते थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैसी व्यवस्था बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे सभी इक्वल व्यक्ति को जो है अपने बराबर अवसर मिले, जो जो उनके पोटेंशियल है उसको वो समाज में यूटिलाइज करना था। ये बात मैं एकदम स्पष्ट रूप से कर देना चाहता। अच्छा, अब मैं प्रश्न पर आऊं या फिर जो प्रश्न है, हाँ, मैं कि उनके जाति सर, आपसे अनुरोध ये है कि आप आराम से अच्छा सारे बोलिए विस्तार से बोले, हम लोग सुनना चाहते हैं आपके विचारों को, तो कोई ज्यादा नहीं घबराहट नहीं है, समय की कोई नहीं, दिक्कत नहीं है मुझे हमारे पास। समय जी। की अच्छा हाँ। हाँ, तो ये एक पॉइंट कि गांधी के लिए जाति का प्रश्न महत्वपूर्ण था, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता से भी। दूसरा, वो जाति के इसलिए विरुद्ध थे क्योंकि वो जो है व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता का आदर नहीं करता था, जिस तरह से राज्य नहीं करता है। और तीसरी बात, वो जो है इस तरह का समाज बनाना चाहते थे जिसमें कम से कम गैर बराबरी हो, कम से कम असमानता हो, कम से कम अन्याय हो। इसीलिए वो जाति के विरुद्ध थे और वो हेरिडिटी और हायरार्किकल डिवीजन के खिलाफ थे। तो गांधी गांधी की स्ट्रेटजी क्या थी? अब ये आपका जो प्रश्न था उस पर, वो ये है कि मैं ये कहना कि वो हम आप अगर हम गांधी के व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, तो वो बचपन से ही बहुत रेडिकल पोजीशन थी उनके कास्ट को लेकर, और उन्होंने हर तरह के कास्ट के जो उस समय के नियम कानून थे उनका उल्लंघन किया। और अगर आप साउथ अफ्रीका का भी समय देखते हैं, तो तब भी आप पाएंगे कि वो बहुत ही मुखर थे और जाति को लेकर उसकी आलोचना करते थे। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, उन्होंने भ्रमण करा, देखा, और खासकर जो आश्रम में जो एक घटना घटी कि एक दलित परिवार ने आकर रहा और उसका किस तरह से विरोध किया गया आश्रम के अंदर और बाहर, मैंने ये समझ बनाई कि गांधी को लगा कि ये जो है समस्या बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी हुई है, और इसीलिए एक खासकर एक बहुत पावरफुल तबका और इवन कॉमन मैन भी इस इसको एक रिलीजियस आस्था की तरह देखता है, और वो इसके लिए रेडिकल रिफॉर्म के लिए भी तैयार नहीं। जैसे कि उनकी खुद की पत्नी जो साउथ अफ्रीका में भी एक दलित फैमिली साथ में रहती थी, लेकिन वो इंडिया में वो रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो उस चाहती वो गांधी के डिसीजन के अगेंस्ट में वो भी उपवास करती है। तो उन्हें ये समझ में आया कि एक बहुत मजबूत तबका, शक्तिशाली तबका, साथ में साथ कॉमन मैन भी इस तरह के रेडिकल रिफॉर्म के लिए वो तैयार नहीं है। तो हमको धीरे धीरे स्टेजेस में जो है आपको चलना चाहिए। तो वो धीरे धीरे जो है एक के बाद एक रिफॉर्म
इंट्रोड्यूस करते जाते थे और उसके साथ-साथ वो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था का भी निर्माण करते थे कि जो संस्था उन एक गतिविधियों को देखेगी और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन्होंने ये एक जो है स्ट्रैटेजी या तरीका अपनाया कि हमको धीरे-धीरे और जो है किस्तों में रिफ़ॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है। हमको एक साथ जो है अगर हम परोस देंगे, तो जो है लोग इसके लिए तैयार हैं। इसी से मेरा अगला प्रश्न है कि अगर हम सीधे-साधे शब्दों में बोलें, तो जाति के विरुद्ध गांधी का जो संघर्ष था उसको अगर हम अचीवमेंट के सेंस में बात करना चाहें या तो उसकी क्या उपलब्धि थी? ये बहुत मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, जो मेरे ख्याल से अभी तक मुझसे नहीं पूछा गया और मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो स्टेट ओरिएंटेड रिफॉर्म शुरू किए गए, हमको आरक्षण मिला नौकरियों में, एजुकेशन में और पॉलिटिक्स में भी, उसको उसके विरुद्ध में एक बहुत बड़ा जो उसके उसको लेकर तथाकथित उच्च जातियों के मन में कुछ सेक्शन में, मैं सभी के नहीं कहूँगा, कुछ सेक्शन में उसको लेकर दुराभाव है, उन्हें लगता है कि उनके साथ वो भी हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट और उसके अगेंस्ट बहुत बड़ी अम, अ, एक बड़ा आंदोलन या नहीं खड़ा हो पाया और मुझे लगता है उसके लिए गांधी की जो ये एक 30 करीब 30 साल का जो स्ट्रगल रहा है, उन्होंने जो एक उच्च जाति में एक ये भावना भरी कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका अधिकार, मतलब आपका कर्तव्य है कि ये जो इनको ये चीजें मिलनी चाहिए या इन चीजों को आपको खत्म खत्म करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जो सेंस ऑफ गिल्टी जो गांधी ने मेरे ख्याल से जो मोबिलाइज करी है, उसका एक नतीजा मैं मानता हूँ कि शायद मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता मेरे आकलन में, लेकिन मेरे मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस में उतना अच्छा भी हम यूज कर सकते हैं जो उच्च जाति वर्ग में इन सुधारों को लेकर एक तरह का एक्सेप्टेंस जो बना है, उसमें मुझे लगता है उस माहौल को तैयार करने में गांधी और उसके आंदोलन का जो है एक मेरे ख्याल से बड़ा हाथ रहा। जो मेरा अगला प्रश्न है इसी से संबंधित है कि जब हम गांधी को पढ़ते हैं कास्ट के बर्बक्स या कास्ट के खिलाफ, तो बहुत सारी स्टडीज में गांधी को एक फिक्स कैटेगरी के तौर पे दिखाया जाता है और आप में वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर और जब आप कर रहे होते हैं उसमें वो बात आती भी है। तो ये किताब की आपकी आपकी पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गांधी का जो इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज है, जो आपका टर्म है इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताएंगे कि गांधी का जो इवॉल्विंग स्ट्रेटजी था कास्ट को लेके वो क्या था? इवॉल्विंग आप क्यों बोल रहे हैं उसको? अच्छा, ये हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मेरा जो सुझाव था, मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कन्फ्यूजन थे और मैंने पाया कि लोग लोग उस कन्फ्यूजन मैंने देखा पढ़ने के बाद भी बना रहता है। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गांधी इवॉल्व करे, तो ये एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मेरी जो पोजीशन है, वो ये है कि गांधी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज कॉन्शियस कि वो क्या करना चाहते थे। वो रेडिकल थे, उनकी पोजीशन जो थी जाति को लेकर और जाति से जुड़े, अगर हमारे पास उतने समय नहीं है, जाति जाति वो अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी तरह के जाति और जाति से जुड़े हुए रिचुअल उसका पालन नहीं करते थे बचपन से ही, और वो जब जब नहीं था। तो गांधी इवॉल्व नहीं हुए हैं, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। मेरी पोजीशन जो है कुछ स्कॉलर्स से डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो गांधी की पोजीशन इवॉल्व हुई है, और इसके मैंने कई सारे अपने तथ्य भी दिए हैं अपनी बात को आर्गुमेंट को रखने के लिए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी जो इवॉल्व हुई वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने ये सोचा कि शुरुआत में हमको
हमको, जैसे मैंने अपनी किताब में एक बात कही है कि लोग जनरली ये मानते हैं कि गांधी जो है अनटचेबिलिटी के प्रश्न पर कंसिस्टेंट रहे हैं और जाति के प्रश्न पर जो है वो इवॉल्व हुए हैं। मैं कह रहा ये असल में मुद्दा नहीं था, ये गलत धारणा है। एक्चुअली गांधी जो है बार बार रीडिफाइन करते हैं कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। वो ये वो इस पॉइंट पर बने रहते हैं कि हमको जो है अनटचेबिलिटी हटाना है, लेकिन अनटचेबिलिटी हटाने का क्या मतलब है, ये जो है वो समय समय पर जो है रिवाइव करते हैं, और ये मैं कह रहा हूं कि इवॉल्विंग है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं कि 1915 से लेके 20 तक वो ये कहते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है अंतर जाति विवाह करो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सहभोज करो, ठीक है, मैं बल्कि इनके विरुद्ध में हूँ, ठीक है। वो ये कहते हैं ब्रिटिश लोग और जर्मन लोग और फ्रांस लोग आपस में शादी करते हैं, लेकिन वो लोग भी इतने युद्ध करते हैं, कोई भाईचारा नहीं बढ़ता। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी के स्पर्श करने से आप जो है अपवित्र हो जाते हैं, ये नहीं मान। आप उनकी राइटिंग पढ़ेंगे 15 से 20 में, वो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मैं सब मानता हूँ, मैं सहभोज का समर्थक नहीं हूँ, मैं अंतरजाति विवाह का समर्थक नहीं हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई अछूत आपको अगर छूता है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, तो आप ये मत मानो कि उसके छूने से आप जो है अशुद्ध हो जाते हैं। 20 में जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, अब वो अपनी डेफिनेशन चेंज करते हैं। वो कहते हैं मैं जब तक ये नहीं मानूंगा कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी जो है सही तरह लागू हो रही, कि जो कांग्रेस ने जो नेशनल स्कूल खोले हैं उन सब में जो है जो एक दलित बच्चे जो है पढ़ने पढ़ने के लिए नहीं आते, तो बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अभी भी जो है दलित जो है हमारे नेशनल स्कूल में नहीं है, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि जो है ये हमारा जो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी मूवमेंट जो है पूर्ण हो गया। आगे जाके वो ये कहते हैं कि जब तक मंदिरों में जब तक इन लोगों की एंट्री नहीं होगी जो है, मैं ये नहीं मानूंगा कि जो है ये जो है उनकी इवॉल्व। लास्ट में 45 के बाद आप देखिए आयरोनिकली वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म में कुछ भी अच्छा बचा है, उसको बचाने के लिए जो शादी जो है शादी में अंतरजाति विवाह करना पड़ेगा, और एक जो है अनिवार्य रूप से जो है दलित होना चाहिए, और मैं ऐसी किसी शादी को अपनी आशीर्वाद नहीं दूंगा जो अंतरजाति ना हो ना। और ये इस तरह से वो जो है हर बार रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी की क्या परिभाषा है उनकी, वो बदलते रहते हैं और वो इवॉल्व करते रहते हैं, और इस तरह से वो स्टेजों में जाकर जाति का, क्योंकि अगर आप अंतरजाति विवाह करने की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से जो है यू आर कटिंग वीकू पारेख की लैंग्वेज में कि जो आप उनकी जो है जड़ें काट दे रहे हो, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद कमल जी पूछेंगे। आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो कास्ट को लेके 3 इम्पोर्टेंट विंटेज पॉइंट जब गांधी के समय में दिखते हैं, जो आप अंबेडकर, गांधी और आर्य समाज, तो इसमें इनमें आपको कहाँ पे डिपार्चर या कन्वर्जन दिख रहा है? क्योंकि तीनों को एक साथ हम जनरली क्या करते हैं कि अंबेडकर, गांधी को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, लेकिन जब आप आर्य समाज की भी बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर के पीछे बेसिकली आपका आप क्या मतलब, ये कैसे ये संभव हुआ कि आर्य समाज भी अंबेडकर और गांधी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाए? हाँ, मेरा जो उद्देश्य था आर्य समाज को लाने का और इस चैप्टर को लिखने का, वो ये बताने के लिए है कि यहाँ दो धाराएं नहीं है कि एक तथा कथित उच्च जाति वर्ग के लोगों का भी एक जाति के विनाश का या जाति के प्रश्न को लेकर आंदोलन चल रहा है, और एक जो है अम्बेडकराइट दलित आंदोलन चल रहा है। तो जनरली जब हम इस तरह का बाइनरी डिवाइड करते हैं तो गांधी को हम जो है उच्च जाति के
जो है जाति किस तरह से वो जाति के प्रश्न को देख रहे हैं उसके साथ क्लब कर देते थे। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गांधी का एक तीसरा रास्ता है जो कि आर्य समाज एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उच्च जाति के वर्ग को जाति के प्रश्न को किस तरह से देखते हैं, उनका एक तरीका अलग है। अम्बेडकर जो है दलित स्वयं उस जाति के प्रश्न को किस तरह से देखते हैं वो एक दूसरा है और तीसरा जो है वो गांधी का है। तो ये जो तीसरा गांधी को इधर क्लब ना कर दिया जाए, इसके साथ ना जोड़ दिया जाए, इसीलिए मैंने जो ये इन तीनों को साथ में लाने की बात की थी। और दूसरा जो था, जो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा आर्य समाज को लाने से एक जो पॉइंट है जो मैं बहुत गांधी के मेथड में एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट मानता हूँ, वो मुझे स्पष्ट करने के लिए एक माध्यम मिला जो था शुद्धि मूवमेंट को लेकर। जो मैं देखता हूँ कि अ, आर्य समाज में ये माना जाता है कि जो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करा था उसमें ये था कि शुरुआत में जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उनको कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करने के बाद उन्हें शुद्ध करके वापस जो है हिंदू धर्म में लाया जाता। इसी तरह उन्होंने दलित कम्युनिटी को भी इसी प्रोसेस से गुजार के कि आप कुछ तरह की रिचुअल्स आप परफॉर्म करिए और वो परफॉर्म करने के बाद आपकी शुद्धि हो जाएगी और आप जो है हिंदू धर्म में जो है आपको एक स्थान मिल जाएगा। लेकिन गांधी जो कर रहे थे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर शुद्धि की किसी को जरूरत है तो ये तथाकथित उच्च जाति की लोगों की जरूरत है। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट में से एक है कि जिन आधार पर ब्राह्मणिकल संस्कृति सभ्यता अपना पोषण पाती है, गांधी उसे रिजेक्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि दलित को संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है शुद्ध होने के लिए, मतलब या एक हिंदू समाज में अपना जो या उनके रीति रिवाजों को मानने के लिए जो सांस्कृताइजेशन की बात हो रही है वो करने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये रीति रिवाजों के विरुद्ध एक तरह का आंदोलन था गांधी का, जहां वो इन सबको डीलेजिटिमाइज करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने आप में ही जो है शुद्ध, और जिनको अगर शुद्धि करनी है तो ये जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ऊंचा समझ लिया, ये संस्कारों को मानकर रिचुअलों को मानकर, उनको ये सब छोड़कर बल्कि नीचे आना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको मैं इसके माध्यम से आर्य समाज के माध्यम से मैं स्पष्ट कर पाया और जो ये बता पाया कि गांधी की जो है तीसरी धारा है जाति के प्रश्न को समझने के लिए। हाँ, करण जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बस इंटरेस्टिंग ये है कि ये बुक, ये मेरे प्रश्न तो सारे हो गए, अब कमल का अंतिम प्रश्न है। बट ये बुक सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ गांधी का दस्तावेज नहीं है, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रगल का एक दस्तावेज है जिसमें निशिकांत जी बाइनरीज में ना देखते हुए इसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देखने की कोशिश किए हैं। और ये आर्गुमेंट में ये नहीं है कि शुरू में कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बट डिटेलिंग इतनी थिक है कि एज ए हिस्टोरियन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने आर्गुमेंट ड्रॉ करने में मदद मिलता है। और ये किताब गांधी पे लिखी एक महत्वपूर्ण किताब है और ये किताब बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है, जो अंग्रेजी वर्जन है। तो इसको एक सिंथेसिस के तौर पे भी देखने की जरूरत है जो कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग से आती है। कमल जी आपके। जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस किताब में और फिर इसके आधार पर जो आपने एक लेख लिखा था जो कि प्रतिमान में भी प्रकाशित हुआ और फिर वो दलित ज्ञान मीमांसा पुस्तक में भी सम्मिलित है, उसमें आपने कुछ हद तक द डॉक्टर एंड द सेंट जो किताब अरुंधति रॉय ने लिखी है उसके तर्क को भी आपने उससे जूझने की कोशिश की, उससे एक तरीके से संवाद करने की कोशिश की है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उस तरह की रीडिंग जैसा कि अरुंधति रॉय प्रस्तुत करती है उसके बारे में आपकी क्या समझ है, आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, वो नहीं मेरा एक पूरा ऐसे है जो गांधी मार्ग में छपा था
द पॉलिटिशियन, अ रिस्पॉन्स टू गांधी, अरुंधति रॉय, द डॉक्टर इन सेंट। मैं देखिए, अरुंधति रॉय के साथ दो समस्याएं हुई। मैंने उनके लेख को जब पढ़ा, मुझे लगा उसमें दो समस्याएं। पहली तो एक बहुत इनोसेंट समस्या है, जो हम लोग आमतौर पर भी कर सकते हैं। वो ये थी कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ और गांधी का जो व्यू उन्होंने डेवलप करा, वो उसमें शुरुआत जो उन्होंने आर्गुमेंट करा, वो एक दूसरे स्कॉलर थे। मेरे ख्याल से कोई वेस्टर्न स्कॉलर है, पावर और पावर नाम है। उन्होंने ये आर्ग्यू करा था कि गांधी जो है वो जो है रेसिस्ट है, क्योंकि वो अपने आप को और हिंदुओं और भारतीयों को उनसे श्रेष्ठ मानते थे। और एक उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि नटाल में जहाँ पोस्ट ऑफिस था, गांधी ने एक आवेदन दिया कि हमको जो है वहां पर दो एंट्री थी, एक व्हाइट के लिए और दूसरी ब्लैक और इंडियन के लिए। और वो पावेल का आर्गुमेंट था कि गांधी ने एक निवेदन करा सरकार से कि वो ये नहीं चाहते कि ब्लैक के साथ उनको क्लब किया जाए और उनको एक अलग एंट्री दी जाए। तो अरुंधति रॉय ने उनका ऐसे पढ़ा और उन्हें जो है कोट करा। लेकिन मैंने जिज्ञासावश मैंने जाकर देखा कि उन्होंने क्या रेफरेंस दिया, और फिर मैंने जाके गांधी के ओरिजिनल कलेक्टेड वर्क में से उसे पढ़ा। तो जो मैंने पाया कि गांधी जो है वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने नहीं दिया था। वो नटाल जो इंडियन कांग्रेस थे उसके वो सेक्रेटरी थे। उस उन्होंने एक निवेदन दिया था, और निवेदन उन्होंने ये नहीं दिया था कि जो है हमें कालों से, ब्लैक से एक अलग जो है रास्ता दिया जाए। उन्होंने ये निवेदन दिया था कि ये जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, आप इसे खत्म कर दिया जाए। ये उनका निवेदन था। लेकिन सरकार ने उनके उनके उत्तर में जो है एक भारतीयों के लिए एक नया द्वार खोल दिया था। ये भी सच्चाई है कि भारतीयों के लिए नया द्वार, लेकिन ये गांधी ने निवेदन नहीं करा था कि जो वो है, जैसा कि वो आर्ग्यू कर रहे थे कि उन्हें ब्लैक के साथ वो नहीं रहना चाहते और दरवाजा यूज नहीं करना चाहते, वो अलग। ये गवर्नमेंट ने दिया था। और उसके बाद भी मैंने और उन्हीं से जुड़े दस्तावेज पढ़े, तो गांधी ने इस पर खेद भी व्यक्त करा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे तो जो समस्या हुई, जो प्रश्न वो उठा रहे थे कि भेदभाव पूर्ण रवैया जो व्यवस्था है उसे खत्म कर दिया जाए, वो तो खत्म नहीं हुई। तो बाद में गांधी इस बात का खेद भी व्यक्त करते हैं। तो ये एक इनोसेंट जो है गलती थी कि उन्होंने अपना आर्गुमेंट जो है एक दूसरे स्कॉलर के ऊपर बेस करा। अगर वो जो तह और उनकी तहकीकात करते तो वो शायद उस चीज को बेहतर था। ऐसे और कई भी, और लेकिन इसके अलावा ये एक इनोसेंट गलती थी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कई चतुराइयां भी करी हैं। अ, गांधी के संदर्भ में मैं और सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अंबेडकर के संदर्भ में देना चाहता, जो कि बहुत ही विजिबल था। तो वो ये कहती हैं कि अंबेडकर, मार्क्सिस्ट भी जो है अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो है दलित आंदोलन जो है, दलित आंदोलन के कारण जो है जो नेशनलिज्म, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उससे ध्यान भटक जाता है। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो अपना नंबूदरी पाठ को कोट करती है। और जब मैंने उस कोट रेफरेंस को लेकर मैंने वो कोट पढ़ा और वो पूरा पढ़ा, तो एक्चुअली नंबूद्रिपाद अंबेडकर को नहीं, गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि वो जब उन्होंने पुनः पुनः फास्ट करा था, और वो उस संदर्भ में वो गांधी को कह रहे थे कि गांधी को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि राजनीतिक आंदोलन जो है मत कर पाए। तो इस तरह के एक इनोसेंट गलती के बाद उन्होंने कई चतुराइयां भरी गलतियां करी थी। और उन मेरा बेसिक पूरा जो पेपर था, इसी तरह की उनकी त्रुटियों को बताने में था कि भाई मैंने उनको
आप कहो कि फिलोसॉफिकल लेवल पर मैंने उनसे उसमें एंगेज नहीं करा था। बस यही बताने की कोशिश करी थी कि उन्होंने बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से अलग-अलग तरीके के कोट लेकर अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करी है और अगर वो थोड़ी ईमानदारी से अपना अध्ययन करती, तो शायद कुछ और नतीजों पर पहुँचती। एक आखिरी सवाल ये कि आजकल आप किस विषय पर लेखन कर रहे हैं? मैं अभी एक डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी लिख रहा हूँ। शुरुआती इनिशियल स्टेज पर है, कुछ एक चैप्टर करीब हुआ है। तो मैंने उसमें 2-3 चीज़ें एक पहला जो अध्याय है वो अध्याय नहीं, अध्याय का भी एक भाग जो है, वो उनके नाम को लेकर है कि अंबेडकर नाम जो दिया था, तो वो जो स्टोरी की क्या ऑथेंटिसिटी है, क्यों वो कितनी सच है और कितनी गलत है और उसके पक्ष में और विपक्ष में क्या-क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं, उनको मैंने एनालाइज़ करा हूँ। और दूसरा मैंने दूसरा जो सब सेक्शन है उसमें मैंने उस समय के उस उस इस तरह से जो कॉलोनियल एनकाउंटर है, उसको किस तरह से हमको देखने की कोशिश करना चाहिए। तो मैंने ये बताया कि अ, अम्बेडकर अम्बेडकर को आप जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है नेशनलिस्ट मूवमेंट का, आप उसमें अगर देखेंगे तो अम्बेडकर जो है हमेशा एक विलन की तरह ही आएगा। लेकिन यही एक तरीका नहीं है जो कॉलोनियल एनकाउंटर को देखने के लिए कई ग्रुप जो थे इंडिया में भी जो है कई तरह के समूह थे और उनके जो है ब्रिटिश के साथ कई तरह के रिलेशंस थे। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा लड़ाई थी, यहाँ से ब्रिटिश लड़ रहे थे और यहाँ से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था। तो मैंने उन उन बारीकियों में जाने की कोशिश मैं पहले भी कई लोग कर रहे हैं, एक पूरा स्कूल है कैम्ब्रिज स्कूल की जो है उसको प्रॉब्लमेटाइज करने के लिए कि ऐसा भी समूह थे जिनकी मदद से ब्रिटिशों ने अपना राज शासन चलाया अम्बेडकर। तो ये कई लेवल पर लड़ाइयाँ हो रही थी और अम्बेडकर जो है उसमें भी एक प्लेयर है। ये जो है सेकंड सब सेक्शन है और तीसरा अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो उनके परिवार के बारे में है, जिसमें मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। जी। धनंजय आप कुछ और बोलना चाहेंगे इसमें? ठीक। आज की बातचीत के लिए निशिकांत जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी रोचक बातचीत रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिली, जिसके बारे में इतने गंभीर तरीके से मैंने नहीं सोचा था और पुस्तक को पढ़ने के बाद और चूँकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मौजूद है उपलब्ध है, तो मुझे उम्मीद है कि और जो दूसरे पाठक हैं, वो इसको पढ़ेंगे और इसका लाभ उठाएँगे। तो आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि हम आगे धन्यवाद। अन्य मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। तो नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। हम फिर अगले अंक में मिलेंगे और एक अन्य पुस्तक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।